नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिखवाल हूं और आपकी और हमारी जो मुलाकात है हो रही है चाणक्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, यहां पर आप और हम आते हैं हिंदी विषय पर चर्चा करने के लिए, आने वाली परीक्षाओं पर चर्चा करने के लिए और परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एक युद्ध स्तरीय रणनीति बनाने के लिए हम यहां पर आते हैं, मिलते हैं। और मित्रों, आज हम जिस अध्याय पर रणनीति बनाने जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अगर मैं कहूं तो ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज हम जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं वो अध्याय है प्रत्यय। वो अध्याय कौन सा है? प्रत्यय। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे हमेशा की तरह निवेदन करना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब ऐप को आप ज़रूर लाइक कर लें। चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो कंटेंट्स है आपकी परीक्षा में आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं। ज़रूर आपको ये वीडियो लाइक करोगे आप ये वीडियो। और मित्रों, अपने मित्रों तक, परिचितों तक इस वीडियो को पहुंचाने में बिल्कुल भी गुरेज ना करें। और अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय एक शब्दांश है। प्रत्यय क्या है? एक शब्दांश है। और ये एक ऐसा शब्दांश है जो कि शब्द के बाद में जुड़ता है। ये कहाँ जुड़ता है? शब्द के बाद में। यानी कि पहले कोई शब्द होगा और उस शब्द के बाद क्या जुड़ेगा? प्रत्यय जुड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते थे और प्रत्यय शब्द से बाद में जुड़ते हैं। उपसर्ग भी एक शब्दांश था, तो प्रत्यय भी क्या है? एक शब्दांश ही है। यानी कि अगर हम कहें कि समेकित अर्थ या पूर्ण अर्थ ना तो उपसर्गों का होता था और ना ही प्रत्यय का होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से दूसरी बात क्या होती है कि उपसर्ग जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उपसर्ग शब्द के अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते, शब्द के अर्थ को बदल देते। लेकिन प्रत्यय शब्द के अर्थ को बदलेंगे नहीं। प्रत्यय शब्द के अर्थ का या तो विस्तार कर देते हैं या अर्थ में एक विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग में एक थोड़ा सा अंतर हो जाता है। पहला अंतर ये कि उपसर्ग शब्द से पूर्व जुड़ते हैं जबकि प्रत्यय शब्द से बाद में जुड़ते हैं। दूसरा अंतर ये कि उपसर्ग जुड़ने के बाद सामान्यतः शब्द का अर्थ बदल जाता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है। लेकिन प्रत्ययों के योग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। शब्द के अर्थ का या तो विस्तार हो जाता है या अर्थ में कोई विशेषता उत्पन्न हो जाती है। तो शब्द के मूल रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। मूल अर्थ जो है वो यथावत रहता है, शेष रहता है। मूल अर्थ में किसी प्रकार का कोई विकार, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव बिल्कुल नहीं आता है। तो ये इन दोनों के बीच का जो एक मूलभूत अंतर है वो अंतर हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रत्यय शब्द की एक व्यवस्थित परिभाषा और व्यवस्थित अध्ययन के बारे में। तो मित्रों, आपको ये बता दूं मैं कि प्रत्यय का जो अध्याय है ये आपको वस्तुतः बहुत सी परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछा जाने वाला ये हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो SI की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रत्यय अध्याय का आपको बहुत ही इसके जो उपभेदों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट के लिए भी ये जो प्रत्यय अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है। रीट कहो या RTET कहो, दोनों में से किसी भी नाम से अगर ये आ जाए परीक्षा, तो दोनों में प्रत्यय अध्याय आपको मूल रूप से पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाईकोर्ट LDC की या RPSC LDC की, तो इन दोनों ही LDC में हिंदी विषय जो है वो होता है और उसमें प्रत्यय अध्याय के विषय में भी बहुत अच्छे या उच्च लेवल के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं या आप व्याख्याता पद की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी पदों में प्रत्यय जो अध्याय है ये अनिवार्य रूप से होता है। इसके अलावा कुछ और भी केंद्र स्तरीय जो परीक्षाएं होती है, जिसमें से मैं आपको बता दूं KVS की परीक्षा या NVS की परीक्षा या DS SSB की परीक्षा, तो इन सभी परीक्षाओं में प्रत्यय अध्याय के प्रश्न आते हैं और बहुत ही उच्च श्रेणी के प्रश्न आते हैं। तो इतनी सारी परीक्षाओं में यह अध्याय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसके अलावा भी
और कई एग्जाम्स नए सिलेबस में यदि कोई परिवर्तन होता है और वहाँ पर हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए कोई अध्याय दिए जाते हैं और उनमें यदि प्रत्यय होंगे तो निश्चित रूप से इसके प्रश्न आएंगे, बहुत ही अच्छी वैरायटी के प्रश्न आएंगे मित्रों। तो इन्हीं तमाम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम इस अध्याय का अध्यापन करेंगे। निम्न स्तरीय से लेकर उच्चतर स्तरीय तक जितनी भी परीक्षाएं होती है, हम सभी परीक्षाओं की तैयारी को दृष्टि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम हर एक वीडियो को बनाते हैं। तो मित्रों अब हम बात करते हैं इस अध्याय के बारे में, प्रत्यय अध्याय के बारे में। तो मित्रों हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में कि प्रत्यय की परिभाषा क्या हो जाती है। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। परिभाषा इसकी मैं लिख देता हूं कि जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़कर, आप लिख लीजिएगा, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में विस्तार या विशेषता उत्पन्न करते हैं, विस्तार या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रत्यय की समेकित परिभाषा हो जाती है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि प्रत्यय एक शब्दांश है और ये शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो इनसे अर्थ में विस्तार हो जाता है या अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को करने वाले जो शब्दांश होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ये एक प्रत्यय की क्या हो जाती है? व्यवस्थित परिभाषा हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो हम प्रत्यय के भेदों के बारे में विचार करते हैं। तो मित्रों आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो भेद मूलतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद क्या हो जाता है? पहला भेद हो जाता है कृदंत प्रत्यय। पहला भेद क्या हो जाता है? कृत या कृदंत। कृत या कृदंत प्रत्यय। और दूसरा जो भेद हो जाता है, इसका जो दूसरा भेद हो जाता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा भेद हो जाता है दूसरा? तद्धित प्रत्यय इसका दूसरा भेद हो जाता है। तो इस प्रकार प्रत्यय के दो भेद हो जाते हैं। पहला भेद कृदंत प्रत्यय हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है? तद्धित प्रत्यय। अब इन दोनों भेदों में मूल अंतर क्या है वो मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, उसके बाद में हम इनके भी और भेदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कृत प्रत्यय होता है इसका संबंध केवल और केवल क्रिया से होता है। किससे होता है? केवल और केवल क्रिया से। यानी कि कृदंत प्रत्यय का योग केवल और केवल क्रियापदों के योग में यानी क्रियापदों के बाद में होता है, और तद्धित प्रत्यय का जो प्रयोग होता है क्रिया के इतर अन्य जितने भी शब्द हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन सभी के साथ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो क्रिया से इतर, क्रिया से इतर शब्दों के साथ में। अब क्रिया से इतर होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो वो शब्द कोई संज्ञा हो सकती है, वो शब्द कोई सर्वनाम हो सकता है, वो शब्द कोई विशेषण भी हो सकता है, और वो शब्द कोई अव्यय भी हो सकता है। तो इन सभी प्रकार के शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय योग करता है, तद्धित प्रत्यय जुड़ता है, और केवल क्रियापदों के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय जुड़ता है। जो कृदंत शब्द और कृत प्रत्यय, इनमें मित्रों भेद में लेके कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कृदंत में आप देखोगे तो मूल रूप से शब्द क्या है? कृत ही है। इसी कृत के साथ में अंत जोड़ा जाए तो जैसा कि आपने संधि के नियम में पढ़ा है कि प्रथम वर्ण के बाद में स्वर हो तो प्रथम का तृतीय हो जाता है और स्वर का योग हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस योग से शब्द क्या बन जाता है? कृदंत शब्द बन जाता है। तो कृत और कृदंत में कोई अंतर नहीं है, केवल संधि साथ में जुड़ी हुई है।
अंत शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि प्रत्यय सामान्यतः शब्द के अंत में ही जुड़ते हैं, तो इसीलिए ये अंत शब्द साथ में जोड़ा गया है। कृत प्रत्यय कहें तो भी बात वही है और कृदंत प्रत्यय कहें तो भी बात वही है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा इस बात पर। और अब हम बात करते हैं कृदंत प्रत्यय के भेदों के बारे में। कृदंत प्रत्यय के भेद क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो उन भेदों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृदंत प्रत्यय के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कृदंत प्रत्यय की। पहला भेद हम लिख लेते हैं कृदंत प्रत्यय। पहला भेद क्या लिख लेते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय। तो कृत या कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, अब आप इस पर एक नज़र डालिएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। जो शब्दांश केवल क्रियापदों के साथ जुड़ते हैं या क्रियापदों के बाद में जुड़ते हैं, धातुओं के बाद में जुड़ते हैं, उन प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो आप इस प्रकार से इसकी परिभाषा को लिख लीजिएगा। जो शब्दांश किसी क्रियापद या धातु, अब धातु किसे कहते हैं मित्रों, तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु। तो किसी क्रियापद या धातु के साथ जुड़कर उसके अर्थ का विस्तार या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर इस परिभाषा पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा। उसके बाद में हम इनके भेदों उपभेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में उन भेदों के अंतर्गत जो आने वाले प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, उनके शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, शब्द किस प्रकार से बनेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि जो शब्दांश किसी क्रियापद या धातु के साथ जुड़ करके, यानी कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं, या तो किसी क्रिया के साथ जुड़ते हैं या धातु। अब क्रिया या धातु, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि धातु शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, धातु किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। यानी किसको कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप होती है। जैसे कि संस्कृत में आपने देखा होगा पठ धातु या लिख धातु या हस धातु या वद धातु। 10वीं तक आपने संस्कृत निश्चित रूप से पढ़ी है और वहाँ पर इन धातुओं से आपका निश्चित रूप से परिचय हुआ है। और वही धातु यहाँ पर है। हम हिंदी में सामान्यतः इनके अर्थ को लेते हैं। जैसे कि पठ का अर्थ क्या हो जाता है, पढ़ना। लिख का अर्थ क्या हो जाता है, लिखना। हंस का अर्थ क्या हो जाता है, हंसना। और वद का अर्थ क्या हो जाता है, बोलना। तो मित्रों यही इन दोनों में अंतर है कि यहाँ पर जो हमने लिखी है ये तो हमने क्या लिखी है, धातु लिखी है। और इन्हीं धातुओं से बनने वाले रूप को जिनको हिंदी में स्वीकार किया गया है, इसको किस रूप में कहा गया है, क्रिया के रूप में जाना गया है। हिंदी में किस रूप में जाना गया है, क्रिया के रूप में। तो इस प्रकार से क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के साथ प्रत्यय लगने के बाद जो रूप हमारे सामने आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं।
तो ये अंतर धातु और क्रिया के बीच का है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रत्यय होते हैं यानी कि जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, ये जब भी किसी धातु या किसी क्रिया के साथ जुड़ते हैं तो ये उसको अर्थ को बदलते नहीं हैं, ये उसके अर्थ में या तो विस्तार ला देते हैं, अर्थ का जो विस्तार है वो कर देते हैं, अर्थ के भाव का विस्तार कर देते हैं, या फिर अर्थ में कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण किसके होते हैं? कृदंत प्रत्यय के होते हैं। और इस प्रकार के प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जो केवल और केवल क्रियापदों या संस्कृत की धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। अब धातुओं के साथ में प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं? जैसे कि धातु के साथ में अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में तो इनके प्रत्यय जैसे पट से पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, या अपठत, अपठतम, अपठन, इस प्रकार से आप जो रूप बनाते हैं वो संस्कृत के क्रिया रूप हो जाते हैं। और हिंदी में इसके क्रिया रूप कैसे हो जाते हैं? जैसे पढ़ना से, पढ़ना मूल क्रिया है तो इसके पढ़ता, पढ़ाई, पढ़ो, पढ़, पढ़ूं, पढ़ें, पढ़ेगा, तो इस प्रकार के जो रूप होते हैं ये इसके क्रियापद के रूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं ये इन क्रियाओं के साथ में जुड़ते हैं। किस रूप में जुड़ते हैं हम इन पर आगे चर्चा करने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कृदंत प्रत्यय के भेद। आगे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? कृदंत प्रत्यय के भेद। तो मित्रों, कृदंत प्रत्यय के सामान्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। हर भेद के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, भली प्रकार से आपको बताऊंगा, बिना किसी कंजूसी से बताऊंगा और पूर्ण रूप से बताऊंगा। मित्रों, अच्छी तरह से आप वीडियो को देखें और पढ़ते रहें, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। निश्चित रूप से परीक्षा आपकी है, परीक्षा का परिणाम आपके अनुकूल होगा। और कब होगा? जब आप ढंग से पढ़ेंगे मित्रों। तो अब हम बात करते हैं कृदंत प्रत्यय के 5 भेदों के बारे में, जिसमें इसका जो पहला भेद हो जाता है वो क्या हो जाता है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कौन सा भेद हो जाता है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। दूसरा जो इसका भेद हो जाता है वो हो जाता है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। तीसरा जो भेद हो जाता है वो हो जाता है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। करणवाचक कृदंत प्रत्यय। इसका जो चौथा भेद हो जाता है वो हो जाता है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत प्रत्यय। और इसका जो 5वां और अंतिम भेद हो जाता है वो हो जाता है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। तो आज हम इन प्रत्ययों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के बारे में। तो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम एक बार उनकी इंडेक्स, उनकी एक सारणी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में हम इन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहला प्रत्यय अक्कड़, दूसरा प्रत्यय हो जाएगा आक, आका, आकू, इया, एरा, उसके बाद में हो जाएगा अय्या, उसके बाद में हो जाएगा वाला, इसके बाद में हो जाएगा हार। क्या हो जाएगा? हार। और इसके बाद में अंतिम प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? वाला। तो ये प्रत्यय किसके हो जाते हैं? ये कर्तृवाचक कृदंत के प्रत्यय हो जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। ये जो प्रत्यय होते हैं ये कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय होते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि हम इनको कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला भेद जो है कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय।
सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये कृदंत प्रत्यय यानी केवल क्रियापदों के साथ में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं, और क्रियापदों के साथ में प्रत्यय जुड़ने के उपरांत जो शब्द बनेगा वो किसी कर्ता का वाचन करने वाला होगा, इसलिए इसको कहा गया है कर्तृवाचक। अब हम कैसे निर्धारण करेंगे कि किस शब्द में कर्तृवाचक प्रत्यय जुड़ा है? तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं मित्रों कि प्रत्यय जुड़ने के उपरांत जिस शब्द का हम अर्थबोध करते हैं और अर्थबोध करने पर जिस शब्द के अंत में वाला ये शब्द आ जाता है, वो जो शब्द कौन सा हो जाता है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय का हो जाता है, बशर्ते जिस शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ा हो वो शब्द कोई क्रिया वाला शब्द हो। जैसे कि हम बात करते हैं, पहले आप इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख लीजिएगा कि कर्तृवाचक इनको क्यों कहते हैं। किसी धातु या क्रिया, किसी धातु या क्रिया के उपरांत प्रत्यय जुड़ने पर शब्द का अर्थबोध करने पर जहां वाला पद अंत में प्रयुक्त हो जाए वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। आप इस परिभाषा को, डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से लिख लें, समझ लें। कई बार मित्रों हमें प्रत्ययों के भेद मिल जाते हैं, उन भेदों के अंतर्गत कुछ प्रत्यय भी मिल जाते हैं, लेकिन समस्या हमारे सामने ये आ जाती है कि इन भेदों की परिभाषाएं क्या हो जाती है, किस प्रकार से हम इन शब्दों को पहचान सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से इस परिभाषा को समझा दिया है कि किसी धातु या क्रिया के उपरांत, यानी कि शब्द जिसके साथ, ये प्रत्यय जिसके साथ जुड़ेंगे वो क्या होगा? कोई धातु होगी या कोई क्या होगी? क्रिया होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी धातु या क्रिया के उपरांत, उपरांत का मतलब क्या हो जाता है? बाद में। तो किसी धातु या क्रिया के बाद में प्रत्यय जुड़ेगा, तो धातु और क्रिया के बाद में कोई प्रत्यय जुड़ेगा, इसका मतलब वो प्रत्यय क्या होगा? कृदंत प्रत्यय होगा। और ये प्रत्यय जुड़ने पर जब हम शब्द का अर्थबोध करेंगे तो अर्थबोध करने पर शब्द के अंत में क्या आ जाना चाहिए? वाला ये शब्द आ जाना चाहिए। तो वहाँ पर ये जो वाला शब्द है ये कर्ता का निर्धारण करने वाला है। किसका निर्धारण करने वाला है? कर्ता का निर्धारण करने वाला है। और ऐसे शब्दों में प्रत्यय कौन सा हो जाता है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय हो जाता है। अब इन प्रत्ययों को हम यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं, प्रत्यय कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने लिखा है, पहला शब्द क्या लिखा है? अक्कड़। तो अब हम इनके उदाहरणों पर जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला प्रत्यय लिख दिया है अक्कड़। अब अक्कड़ प्रत्यय के योग में आप उदाहरण कैसे बनाओगे? तो मित्रों जैसे कि हमने एक धातु लिखी है, क्रिया लिखी है पीना, और इसके साथ में आपको प्रत्यय जोड़ना है अक्कड़, तो शब्द क्या हो जाएगा? पियक्कड़। क्या हो जाएगा? पियक्कड़। निश्चित रूप से आप ये शब्द बना सकते हैं। तो पीना से क्या हो जाएगा? पियक्कड़। प्रत्यय के जुड़ने के साथ में ही मात्राओं में आंशिक परिवर्तन होना, ये एक सामान्य सा लक्षण है प्रत्ययों का, ऐसा होता है। इस चीज़ को बिल्कुल भी अलग ना लें। उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया भूलना प्लस अक्कड़, तो शब्द क्या हो जाएगा? भुलक्कड़। इसी प्रकार शब्द आ गया घूमना प्लस अक्कड़, तो इससे शब्द क्या हो जाएगा? घुमक्कड़। क्या शब्द हो जाएगा? घुमक्कड़। तो इस प्रकार से पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, कुदक्कड़, फुदक्कड़, इस प्रकार के कुछ उदाहरण और भी बन जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है कूदना के साथ में यदि अक्कड़ प्रत्यय जुड़ जाए तो शब्द क्या हो जाएगा? कुदक्कड़। फुदकना जो कि हिंदी की ही क्रिया है,
इसके साथ में जब अक्कड़ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो शब्द क्या हो जाएगा? फुदक्कड़। तो इस प्रकार से मित्रों ये आपने देखा है अक्कड़ प्रत्यय से जो बनने वाले उदाहरण हैं वो किस प्रकार प्रयुक्त हो जाते हैं। अब जब आप इन शब्दों का अर्थ बोध करोगे, जो मैंने बात यहाँ पर बताई थी कि क्रियाओं के साथ में हमने प्रत्यय तो जोड़ दिया, तो ये तो बात हो गई कि प्रत्यय साथ में जुड़ा है, लेकिन ये अक्कड़ प्रत्यय कर्तृवाचक है। इस बात का आप पता कैसे लगाओगे? तो मित्रों अब आप इन शब्दों का अर्थ बोध कीजिएगा। अब आप इन शब्दों का क्या कीजिएगा? अर्थ बोध कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं पियक्कड़ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा पीने वाला। तो शब्द का अर्थ बोध करने पर अंत में क्या आ गया? वाला आ गया। इसका मतलब ये शब्द क्या हो जाता है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्तृवाचक इसलिए है क्योंकि पीने वाला अंत में ये वाला शब्द आया है जो कि कर्ता की किसी कर्ता की ओर इंगित करता है। और ये कृदंत प्रत्यय इसलिए है क्योंकि पीना शब्द के साथ में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा है। तो पीना जो मूल रूप से क्या है? एक क्रिया है, एक धातु है, और उसी के साथ में अक्कड़ प्रत्यय जुड़कर के शब्द क्या बना है? पियक्कड़ बना है। इसी प्रकार भूलना प्लस अक्कड़ भूलक्कड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? भूलने वाला। तो आप इन सभी शब्दों का जब अर्थ बोध करोगे, घुमक्कड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? घूमने वाला। कुदक्कड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? कूदने वाला। फुदक्कड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? फुदकने वाला। तो कहीं पर भी शब्दों का जब आप अर्थ बोध करोगे तो अंत में ये वाला जो शब्द है ये अनिवार्य रूप से शब्द के साथ में आएगा। और ये आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अक्कड़ प्रत्यय क्या है? अक्कड़ प्रत्यय कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय है। अब हम बात करते हैं अगला जो प्रत्यय आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? आक, आका, आको। हम इनको समेकित रूप से ले लेते हैं क्योंकि इन पर बनने वाले शब्दों की जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे शब्दों को हम यहाँ पर ले लेते हैं। पहले आक, आका, आको, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो दूसरा प्रत्यय क्या हो जाता है? आक प्रत्यय। अब इसके योग से जो बनने वाले शब्द होते हैं वो शब्द कैसे होते हैं? तो जैसे कि हमने शब्द लिख दिया तैरना प्लस आक। तो प्रत्यय शब्द जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो मूल क्रिया के साथ में ही जुड़ते हैं। या हिंदी में केवल मूल क्रियापद केवल तैर हो जाता है तो उसके साथ में आक जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? तैराक। शब्द क्या हो जाएगा? तैराक। तो तैरना के साथ आक प्रत्यय जुड़ा तो शब्द क्या हो गया? तैराक। अब तैराक शब्द का जब आप अर्थ बोध करोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? तैरने वाला। तैराक हो जाता है। तो इस प्रकार से भिड़ना प्लस आक, तो इससे शब्द क्या हो जाएगा? भिड़ाक शब्द हो जाता है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है? भिड़ने वाला। तो इस प्रकार ये आक प्रत्यय हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला प्रत्यय हो जाता है आका। अगला प्रत्यय तीसरा क्या हो जाता है? आका। ये भी कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय ही है क्योंकि क्रियाओं के साथ जुड़ेगा और किसी कर्ता की ओर इंगित करेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है लड़ना प्लस आका। तो लड़ना में मूल जो पद है वो क्या है? लड़। ना का जो पदांत वर्ण है उसका हमेशा लोप हो जाता है, तो लड़ के साथ में आका जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? लड़ाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़ाका। इसी प्रकार से एक और शब्द बन जाएगा पढ़ प्लस आका। पढ़ प्लस आका। तो इससे क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा पढ़ाका, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ने वाला। तो इस प्रकार से अगला जो प्रत्यय हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रत्यय हो जाता है चौथा प्रत्यय, और इस प्रत्यय को हमने कह दिया है आकू। क्या कह दिया है? आकू प्रत्यय। अब इसके योग से शब्द कैसे बनेंगे? तो जैसे कि हमने यहाँ पर शब्द लिखा है लड़ना और इसके साथ में प्रत्यय जोड़ना है आकू। तो इस प्रकार से शब्द क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा लड़ाकू। क्या हो जाएगा? लड़ाकू। इसी प्रकार से शब्द हमने लिख दिया है पढ़ना प्लस आकू। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर भी मूल जो क्रियापद है वो पढ़ है, ना का हमें लोप कर देना है, बीच में से हटा देना है। आकू प्रत्यय शब्द साथ में जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? पढ़ाकू शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आकू प्रत्यय के बारे में पढ़ लिया है। आगे और भी जो प्रत्यय है, आगे प्रत्यय आया हुआ है ईया प्रत्यय।
इसी में आगे प्रत्यय कौन सा आया हुआ है, इया प्रत्यय। अब हम इस इया प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि इसके योग से शब्द किस प्रकार से बनेंगे। तो ये जो प्रत्यय हो जाता है, पांचवा प्रत्यय हो जाता है इया प्रत्यय। पांचवा प्रत्यय क्या हो जाएगा, इया। अब इसके साथ में इसके उदाहरण आप किस प्रकार से बनाओगे। तो मित्रों जैसे कि हमने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है नाचना, और नाचना के साथ में प्रत्यय क्या जोड़ना है, इया प्रत्यय जोड़ना है। तो नाचना के साथ में जब इया प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो पदांत ना इसका तो लोप हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शब्दों के प्रथम स्वर भी प्रभावित होते हैं। तो प्रथम स्वर आ जो है ना में, ये ना का अ हो जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा, नचनिया। शब्द क्या हो जाएगा, नचनिया। स्त्रीलिंग के संदर्भ में इसका अर्थ हो जाता है नाचने वाली। क्या अर्थ हो जाता है, नाचने वाली। इसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द हम और लिख लेते हैं, नाचना प्लस इया से आपने रूप क्या बना दिया है, नचनिया बना लिया है। तो इसी प्रकार से एक शब्द जड़ना, जड़ना का तात्पर्य किस प्रकार से हम ले लेते हैं। तो मित्र जड़ना का तात्पर्य होता है जैसे कि आभूषण में नगीनों को जड़ा जाता है। तो किसी भी सोने या चांदी के आभूषण में किन्हीं नगीनों को ठीक तरह से रखना क्या कहलाता है, जड़ना कहलाता है। तो जड़ना के साथ में जब इया प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा, जड़िया, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, जड़ने वाला। तो इस प्रकार इया प्रत्यय का योग हो जाता है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। तो छठा प्रत्यय जो हमारे सामने आ जाता है, एरा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आ जाता है, एरा प्रत्यय। एरा प्रत्यय जो है ये मैं आपको बता दूं कि आगे तद्धित प्रत्यय में भी साथ में आने वाला है, वहां पर भी इसका कुछ अलग प्रकार से रूप बनेगा। और तद्धित प्रत्यय में ये जो शब्द हैं ये संबंधवाचक में भी आते हैं और कई प्रकार के भेदों में आते हैं। आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शब्द के मूल प्रवृत्ति को, मूल अर्थ को समझिएगा और उसके अनुसार ही आप इन शब्दों के उदाहरण बनाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एरा प्रत्यय का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, जिससे कि उसका अर्थ किस पक्ष में आए, कर्ता के पक्ष में आए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है, छठा प्रत्यय लिख दिया है एरा। और जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है लूटना। अब लूटना के साथ में जब एरा प्रत्यय जुड़ेगा तो लूटना से क्या हो जाएगा, लुटेरा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुटेरा शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर लूटना एक क्रिया है, एरा एक प्रत्यय है। यह प्रत्यय कर्तृवाचक है। इस बात का जब हम पता लगाएंगे तो इसके योग से जो पहले शब्द बनेगा वो तो क्या बनेगा, लुटेरा शब्द बनेगा। लेकिन लुटेरा शब्द कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस शब्द के अर्थ की ओर ध्यान देंगे। लुटेरा शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, जब आप इसके अर्थ की ओर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि लूटने वाला होता है ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंत में वाला आ गया, इसका मतलब ये शब्द क्या हो गया, निश्चित रूप से ये शब्द अब कर्तृवाचक हो गया है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार एरा प्रत्यय के योग से शब्द बन जाते हैं। अगला जो सातवां प्रत्यय आ जाता है वो प्रत्यय कौन सा हो जाता है, ये प्रत्यय हो जाएगा अय्या। अय्या प्रत्यय ये हो जाता है। सामान्यतः ये भी कर्तृवाचक प्रत्यय ही है, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर किस भाषा में होता है, ब्रज भाषा में होता है। कई बार सवाल इस प्रकार से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय ब्रज भाषा में कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के शब्दों की रचना करता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको भाषाओं से संबंधित जो बातें हैं इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है अय्या प्रत्यय के योग से हमें शब्द बनाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है गाना प्लस अय्या, तो इसके योग से जो शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, गवैया। और गवैया शब्द के जब हम अर्थ की ओर ध्यान देंगे तो गवैया किसे कहते हैं, गाने वाले को कहते हैं। तो गवैया का अर्थ क्या हो जाता है, गाने वाला। अर्थ क्या हो जाता है इसका, गाने वाला। तो वाला पद शेष आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय ही है। इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मैंने शब्द लिख दिया बजाना, इसके साथ में अय्या प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, बजैया। बजैया का अर्थ क्या हो जाता है, बजाने वाला हो जाता है। इसी प्रकार हिंदी की एक और क्रिया हो जाती है मुस्कुराना या मुस्काना। तो इसके साथ में जब अय्या प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा, मुस्कैया।
इसी प्रकार से एक शब्द और होता है खींचना। खींचना ये हिंदी की अपनी क्रिया है। खींचना शब्द का अर्थ होता है चिढ़ना। खींचना शब्द का अर्थ क्या होता है? चिढ़ना। कुछ क्रियाओं के आपको अर्थ भी ध्यान रखना ज़रूरी है मित्रों। कई बार हम क्रियाओं के अर्थ में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम सामान्यतः शब्दों का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उनके व्यवस्थित अर्थ की जब बात आती है तो सामान्यतः हमें घबराहट होने लग जाती है। तो खींचना के साथ में आप अय्या प्रत्यय लगाओगे तो भैया क्या शब्द बनेगा? भैया यहाँ शब्द बनेगा खिजैया। बचपन में आपने सूरदास के पदों में पढ़ा होगा, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजैयो, मोसो कहत मोल को लेनो तो है जसुमति नहीं जइयो। तो इस प्रकार के जो उदाहरण बनते हैं उसमें मूल क्रिया क्या होती है? खींचना, यानी चिढ़ाना होता है और इसका शब्द क्या हो जाता है? खिजैया। रीझना। रीझना का मतलब होता है मोहित होना या प्रसन्न हो जाना किसी पर, ये क्या कहलाता है? रीझना। तो रीझना के साथ में जब अय्या प्रत्यय जुड़ेगा तो भैया आप बना दोगे रिझैया। क्या बना दोगे? रिझैया। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाते हैं। अब कोई सैया या भैया इस प्रकार का शब्द आ जाए तो मित्रों ध्यान रखना है कि उन शब्दों में अय्या प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि सैया में कोई क्रियापद नहीं है, भैया में भी कोई क्रियापद नहीं है, इसलिए वहाँ का अय्या प्रत्यय नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं अय्या के बाद में जो अगला प्रत्यय आ जाता है, हमने यहाँ पर लिख लिया है अय्या के बाद में अगला प्रत्यय लिख लिया है हार प्रत्यय। तो हार प्रत्यय के योग से जो उदाहरण बनेंगे वो कैसे बनेंगे? आठवां प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? हार प्रत्यय हो जाता है। और हार प्रत्यय का प्रयोग भी क्रियापदों के साथ में होता है। यह भी कर्तृवाचक प्रत्यय है। कैसे है? अब मैं आपको उदाहरणों के द्वारा बता रहा हूं, आप बराबर नोट करते रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया है पालना प्लस हार। तो जैसे कि पालना एक क्रिया भी है तो क्या हो जाएगा? पालनहार। मारना प्लस हार, तो इससे शब्द क्या बन जाएगा? मारनहार। इसी प्रकार मरना प्लस हार के योग से भी शब्द बन जाता है। क्या हो जाएगा? मरनहार। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनहारी भा साँचा। 10वीं क्लास की आपने किताब में पढ़ा होगा, जहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है और वहाँ पर लक्ष्मण की उच्छृंखलता को देखकर भगवान परशुराम ये बात कहते हैं कि मैंने अब तक तो लक्ष्मण को बच्चा समझ करके बहुत बार बचाने का प्रयत्न किया है, लेकिन इसकी जो ढीठता है वो रोके नहीं रुक रही है, इसलिए अब इसका मरना तय हो गया है। तो इसी प्रसंग में वो कहते हैं कि बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मरनहार भा साँचा। तो वहाँ पर जो मरनहार शब्द का अर्थ आप क्या लोगे? कि मरने वाला। क्या लोगे? मरने वाला। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो मारनहार का अर्थ क्या हो जाएगा? मारने वाला। और पालनहार का जो अर्थ है वो आप क्या ले लोगे? पालने वाला। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो शब्दों के अंत में वाला पद शेष रहता है और ये दर्शा देता है कि ये जो प्रत्यय है हार प्रत्यय, ये कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय है जो कि कर्तावाचक संज्ञाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हार प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर आगे जो प्रत्यय है, अगला प्रत्यय इसी क्रम में दिया हुआ है वाला। कौन सा प्रत्यय दिया हुआ है? वाला प्रत्यय। हम नम्य प्रत्यय के रूप में इसको पढ़ लेते हैं। नम्मा प्रत्यय क्या हो जाता है? वाला। तो निश्चित रूप से क्रियापदों के अंत में ही ये वाला शब्द जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि पढ़ने वाला। अब दो खंड भी करेंगे तो पढ़ना प्लस वाला दो खंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मूल पद इसमें क्या है? पढ़ना, और प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है? वाला जुड़ा हुआ है, और इनके योग से शब्द क्या हो गया? पढ़ने वाला। इसी प्रकार से लिखने वाला, दूसरा क्या हो जाएगा? सीखने वाला, आने वाला, या शब्द लिख दिया जाने वाला। तो
तो इस प्रकार से वाला प्रत्यय भी बहुत आसान हो जाता है। निश्चित रूप से यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगला एक और 10वां प्रत्यय जो मुझे अब याद आ गया है, एक और प्रत्यय मैं यहाँ पर आपकी खातिर लिख देता हूँ, और वो प्रत्यय कौन सा हो जाता है? वो प्रत्यय हो जाता है आड़ी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाता है? आड़ी प्रत्यय। और इस आड़ी प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाता है, किस प्रकार से इसके रूप बन जाते हैं? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है खेलना, इसके साथ में जब आड़ी प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। ना का लोप हो जाएगा, खेलना में जो ए है इसका ई में रूपांतरण हो जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द आ जाएगा जो आड़ी प्रत्यय के योग से बना हुआ है। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पर तो यहाँ तक हमने देखा है कि ये जो जितने भी प्रत्यय हमने लिखे हैं ये सभी के सभी कर्तृवाचक संज्ञाओं की रचना करने वाले हैं। किस प्रकार की संज्ञाओं की रचना करने वाले हैं? कर्तृवाचक संज्ञाओं की रचना करने वाले हैं। यहाँ पर एक और प्रत्यय आप नोट कर लीजिएगा, आड़ी। तो इस प्रकार से हमने कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके भेद कौन कौन से हैं, इसके कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो अक्कड़, आक, आका, आकू, इया, एरा, अय्या, हार, वाला और आड़ी, इन तमाम प्रत्ययों के बारे में हमने उदाहरण भी बना लिए हैं। किस प्रकार से इनका इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस प्रकार से इन प्रत्ययों का क्रियापदों के साथ योग करना है, और किस प्रकार से हमें ये जताना है कि वो कृदंत या कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय है। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर सीख ली है। अब हम आगे जिसकी बात करने जा रहे हैं वो अगला दूसरा प्रत्यय कौन सा हो जाता है? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, यानी कर्म संज्ञाओं की रचना करने वाला। यानी कि ऐसे शब्द बनेंगे जो शब्द हमेशा कर्म के रूप में ही प्रयुक्त होंगे, जिनका कर्ता से कभी कोई संबंध नहीं होता है। तो अगला जो इसका दूसरा भेद हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? दूसरा भेद ख भेद हो जाएगा इसका, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी क्रियापद के साथ जुड़कर कर्म संज्ञाओं की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आप इसकी परिभाषा को लिख लीजिएगा कि जो प्रत्यय किसी क्रियापद के साथ जुड़कर किसी क्रियापद के साथ जुड़कर कर्मवाचक संज्ञाओं की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो ये कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय की एक व्यवस्थित परिभाषा हो जाती है। क्या हो जाती है? कर्मवाचक प्रत्यय की एक व्यवस्थित परिभाषा हो जाती है। किस प्रकार से होगी, अब आप इनके उदाहरणों के बारे में देखेंगे। तो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय के जो उदाहरण हैं संख्या की दृष्टि से बहुत ही कम होते हैं, केवल 2 ही प्रत्यय होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले। और वो 2 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? पहला प्रत्यय हो जाएगा इसमें औना, और दूसरा प्रत्यय क्या हो जाता है? नी। तो इस प्रकार के केवल 2 प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक प्रत्यय कई भेदों उपभेदों में प्रयुक्त हो सकता है, निर्भर करता है उन पर बंधने वाले शब्दों के आधार पर। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ नी प्रत्यय की, तो नी प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द आपको कई स्थानों पर मिलेंगे, आपको आगे पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है मथनी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है एक शेरनी, और मैंने एक शब्द लिख दिया है ओढ़नी। ये 3 शब्द मैंने लिख दिए हैं, और इन तीनों शब्दों को लिख करके यदि मैं आपसे पूछूं कि निम्न में से किस विकल्प में नी प्रत्यय
कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो नी कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय के रूप में आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर मथनी शब्द जो है, तो इसका अर्थ क्या होता था, जिसके द्वारा मथा जाए। तो के द्वारा यानी ये कर्ण में चला गया, तो ये शब्द यहाँ पर बिल्कुल भी प्रयुक्त नहीं होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं शेरनी। तो आप यहाँ पर देखिए कि शेर एक संज्ञा है और उसके साथ में जो ये नी प्रत्यय जुड़ा है, ये शब्द स्त्रीलिंग प्रत्यय के रूप में जुड़ा है, यानी पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग संज्ञाओं में बदल रहा है। ये स्त्री प्रत्यय है, यहाँ पर भी एक कर्म प्रत्यय नहीं है। अब ओढ़नी, ओढ़ना एक क्रिया है और नी इसके साथ में जुड़ा हुआ प्रत्यय है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसको ओढ़ा जाए। तो जिसको यानी कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह जो होता है वो कर्म कारक का होता है। तो इसलिए ओढ़नी जो शब्द है वो केवल यहाँ कर्मवाचक का उदाहरण है। बाकी ये जो दोनों उदाहरण है ये कर्मवाचक के उदाहरण नहीं है। हम सामान्यतः क्या करते हैं कि एक प्रत्यय को, और हम किताबों में भी यही देखते हैं, बहुत से टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनके भी वीडियोस हमने जो देखे हैं, उनके अंतर्गत वो केवल एक नी को एक ही किसी भेद में पढ़ा के फ्री हो जाते हैं। लेकिन परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल आते हैं मित्रों, तो आपको ध्यान में रखना होगा, अच्छी तरह से पढ़ना होगा, शब्दों की प्रकृति को भी अच्छी तरह से देखना होगा और उसके बाद में आपको सही विकल्प को चुनना होगा। बहुत ही सूक्ष्मता से पढ़ा जाने वाला अध्याय है यह प्रत्यय। इसमें बहुत से ऐसे प्रत्यय होते हैं जो कई भेदों उपभेदों में आते रहते हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको विस्तार से यहाँ पर बता रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़े लंबे भी हो जाते हैं और कंटेंट्स और भेद उपभेद भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो मित्रों, इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी मत घबराइएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे, आपकी कोई समस्या, आपकी कोई शंका नहीं रहेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। पहले जो हमने शब्द लिखा है औना, तो इस औना प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, जिस पहला शब्द हो जाएगा खिलौना। अब बालक ने खिलौना खरीदा, क्या खरीदा, तो क्या के विकल्प के रूप में आने वाला शब्द भी क्या होता है, कर्म होता है। खेलना से शब्द बना है खिलौना। इसी प्रकार बिछाने से एक और शब्द क्या बन जाएगा, बिछौना। बिछौना। इसी प्रकार से एक शब्द और हो जाएगा बिलौना। बिलौना किसे कहते हैं, दही, दूध को दही जमा करके और दही को जो मथ करके घी निकालने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बिलौना। यानी दही को बिलोया जाता है और दही को बिलो करके ही छाछ और घी को अलग अलग किया जाता है। तो वही क्रिया बिलौना वाली क्रिया है, यहाँ पर इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये जो शब्द हैं ये आते हैं कर्मवाचक प्रत्यय के, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत। और आगे जो शब्द आया है नी, इसके योग से जो बनने वाला शब्द है वो एकमात्र शब्द क्या हो जाएगा, ओढ़नी शब्द हो जाएगा, जो कि कर्मवाचक संज्ञा बनाता है, जिसको ओढ़ा जाए। इस अर्थ में हम इस नी प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरे भेद के बारे में। जो इसका तीसरा भेद है मित्रों वो हो जाता है कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधन या उपकरण। उपकरण यानी कि किसी भी कार्य को करने में सहायक के रूप में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सहायता लेने के लिए हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपकरण या साधन कहलाते हैं। तो कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय का मतलब यह है कि क्रियावाचक शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ करके और जो शब्द किसी साधन के रूप में किसी कार्य विशेष में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा बनाता है, उनको हम क्या कहते हैं, कर्णवाचक प्रत्यय कहते हैं। तो जो प्रत्यय, आप इसकी परिभाषा को लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, जो प्रत्यय किसी क्रियापद के साथ जुड़कर, किसी क्रियापद के साथ जुड़कर साधन या उपकरणवत प्रयुक्त होने वाली संज्ञाओं की
रचना करते हैं उन्हें करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कौन सा प्रत्यय कहा जाता है? करणवाचक कृदंत प्रत्यय। करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार के ये प्रत्यय होते हैं, यानी जो प्रत्यय किसी क्रियापद के साथ जुड़कर, यानी कि जिस किसी भी शब्द के साथ ये प्रत्यय जुड़ेंगे वो शब्द क्या होगा? निश्चित रूप से कोई क्रियापद होगा। और क्रियापद के साथ जुड़कर जो शब्द किसी साधन या किसी उपकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाली संज्ञाओं की रचना करते हैं, उन प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? करणवाचक प्रत्यय कहते हैं, करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और ये प्रत्यय कौन कौन से होते हैं तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है नी, इत्र, अगला प्रत्यय हो जाता है अन, और एक और प्रत्यय हो जाता है त्र। तो ये जो चार प्रत्यय हैं ये करणवाचक कृदंत प्रत्यय बनाने वाले प्रत्यय हैं। इनसे जो संज्ञाएं बनेगी वो हमेशा करण यानी किसी साधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं होगी। जैसे कि हम सबसे पहले नी प्रत्यय की बात करते हैं, तो नी प्रत्यय के योग से जो बनने वाली जो शब्द हैं वो कौन कौन से, इन प्रत्यय को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नी, इत्र, अन और त्र, इन प्रत्ययों के बारे में हम यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं आगे वाले आगे। तो सबसे पहले नी प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया है घोटना, तो इसमें जो मूल क्रिया है वो तो क्या हो जाएगी? केवल घोट। ना जो एक उपपद के रूप में लगाया जाता है, जो किसी भी धातु को हिंदी में पूर्ण अर्थ या पूर्ण क्रिया का रूप देने के लिए सामान्यतः साथ में लगा जाता है। बाकी जब बाद में कोई प्रत्यय लगता है तो पदांत इस ना का हम लोप कर देते हैं। तो घोटना का रूप क्या बन जाता है? घोटनी, जिसके द्वारा घोटा जाए, जिसके द्वारा घोटा जाए। तो घोटने की क्रिया में सहायक या किसी उपकरण या किसी साधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली एक संज्ञा होने के कारण ये क्या हो जाती है? करणवाचक कृदंत प्रत्यय से निर्मित संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार मथना, इसके साथ में जब नी प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? मथनी। क्या हो जाएगा? जैसे घोटना के साथ में प्रत्यय कौन सा जोड़ा? नी, तो शब्द क्या हो जाएगा? घोटनी। इसी प्रकार मथना के साथ में जब नी प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या हो जाएगा? मथनी। इसी प्रकार और भी संज्ञाएं, बहुत सी संज्ञाएं बनाई जा सकती है। जैसे फूंकना से क्या हो जाएगा? फूंकनी, यानी चूल्हे में फूंक मारने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फूंकनी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है वो बन जाते हैं। एक शब्द धौंकनी भी होती है, जिससे कि आपने देखा होगा कि लोहार जो होता है लोहे को गर्म करने के लिए एक हिस्से को पकड़ के और हाथ से घुमाता रहता है, और उसके नीचे से जिसमें पंखा लगा होता है और उस पंखे में जो हवा आती है वो हवा तेज़ी से यानी वेग से उन अंगारों के नीचे लगे हुए पाइप से गुजरती है और उन अंगारों को तेज करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? धौंकनी। तो इस प्रकार से ये जो शब्द बनते हैं। एक शब्द और, जैसे कतरना क्रिया हो जाती है। क्रिया क्या हो जाती है? कतरना। और इस कतरना क्रिया के साथ में भी जब नी प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द क्या हो जाता है? कतरनी। शब्द क्या बन जाता है? कतरनी। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि नी प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं वो करण या सहायक के रूप में प्रयुक्त होने के कारण इन शब्दों को हम करणवाचक कृदंत प्रत्यय से निर्मित शब्द कहते हैं, क्योंकि इनमें जो मूल शब्द है वो कोई न कोई क्रिया है और क्रिया के साथ में नी प्रत्यय जुड़ा है, यानी क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जैसा कि हम शुरू में पढ़ चुके हैं। अगला जो शब्द आया है अपने साथ में वो शब्द है इत्र। तो इत्र प्रत्यय के योग से जो बनने वाले शब्द, जैसे कि हमने लिख दिया खोदना। संस्कृत में अगर हम बात करें, संस्कृत में इसके लिए एक शब्द क्रिया हो जाती है खन। धातु क्या हो जाती है? खन धातु, जिसका अर्थ क्या होता है? खोदना। और इसी खन धातु के साथ में यदि हम इत्र प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? खनित्र, यानी कि जिसके द्वारा खोदा जाए। इसी प्रकार संस्कृत की एक क्रिया है जन, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना।
और इसके साथ में जब हम इत्र प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शब्द क्या हो जाता है, जनित्र, जिसको इंग्लिश भाषा में आप बोलते हो जनरेटर। उसी के लिए हिंदी में शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है, संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, वो शब्द होता है जनित्र, यानी कि उत्पन्न करने वाला, विद्युत जनित्र यानी विद्युत को उत्पन्न करने वाला। तो इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं इत्र। आगे जो शब्द आया है अपने पास में एक प्रत्यय आया है अन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आया है, अन प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय हो जाता है इसी कड़ी का ये अन प्रत्यय। इस प्रत्यय के योग से भी बहुत सी संज्ञाओं की रचना होती है और वो संज्ञाएं सारी की सारी साधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली होती है। जैसे कि बेलना, इस क्रिया के साथ में यदि हम अन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, बेलन। इसी प्रकार मथना, इस क्रिया के साथ में यदि हम अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द हो जाता है मंथन। तो इस प्रकार से सींचना, इस क्रिया के साथ में जब हम अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या हो जाता है, सेचन। क्या शब्द हो जाता है, सेचन। इसी प्रकार से एक शब्द हो जाता है संस्कृत के अनुसार एक कर्ष प्रत्यय, जिसका अर्थ हम लिख लेते हैं कर्षण। कर्ष धातु के साथ में जब अन प्रत्यय जुड़ जाता है तो शब्द क्या हो जाता है, कर्षण। शब्द क्या हो जाता है, कर्षण, जिसका अर्थ क्या होता है, खींचना। इसी के साथ में यदि आ उपसर्ग लग जाए तो शब्द क्या बन जाता है, आकर्षण। इसी कर्ष धातु के साथ में उपसर्ग के साथ में जो शब्द बनने वाला है, मैं वो शब्द लिख देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, आ उपसर्ग साथ में लगा देते हैं ताकि आपको अर्थ समझने में आसानी रहे। इसमें आ क्या है, उपसर्ग है, और कर्ष क्या है, इसमें मूल धातु आ गई, और इसके साथ में हमने प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया, अन प्रत्यय जोड़ दिया। तो आ के साथ कर्ष जुड़कर शब्द क्या हो जाएगा, आकर्षण शब्द बन जाएगा। जिसमें आप जानते हैं आ क्या है, उपसर्ग है, कृष क्या है, ये कृष एक धातु है, और अन क्या है, ये एक प्रत्यय है। तो इस प्रकार से शब्द क्या बन जाता है, आकर्षण बन जाता है। ये जो अन प्रत्यय है इसको हम संस्कृत में शत्र प्रत्यय के रूप में पढ़ते हैं। किस प्रत्यय के रूप में पढ़ते हैं, शत्र प्रत्यय के रूप में पढ़ते हैं, जिसका अन भाग शेष रहता है। तो और इस प्रकार से ये शब्द आकर्षण बन जाता है। तो ये संस्कृत की कार्य प्रक्रियाएं हैं, इसमें आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हिंदी पढ़नी है, यहाँ पर संस्कृत नहीं पढ़नी है। और संस्कृत की कार्य प्रक्रियाएं थोड़ी और जटिल भी होती है, तो हिंदी वाले विद्यार्थियों को खासी समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार से हमने अन प्रत्यय के योग से जो बनने वाले उदाहरण वो लिखे हैं। आगे जो एक और अंतिम प्रत्यय बच जाता है वो हो जाता है त्र। कौन सा प्रत्यय हो जाता है, त्र। तो त्र प्रत्यय के योग से जो बनने वाले शब्द होते हैं वो शब्द किस प्रकार के होते हैं, जरा आप उन शब्दों पर भी एक बार गौर कर लीजिएगा। जो त्र प्रत्यय के योग से बने हैं, प्रत्यय कौन सा हो जाता है अगला, त्र प्रत्यय। तो जैसे कि मूल संस्कृत के बनने वाले शब्द होंगे ये, जैसे कि संस्कृत की नी धातु के साथ में यदि हम त्र प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, नेत्र, यानी कि ले जाने वाला। इसी प्रकार संस्कृत में पा धातु के साथ में यदि त्र शब्द जुड़ जाता है तो शब्द क्या हो जाता है, पात्र, यानी योग्यता रखने वाला। तो इस प्रकार से तो ये त्र प्रत्यय के योग से बनने वाली जो संज्ञाएं हैं इस प्रकार से बन जाती है, जिसमें नी और पा जो शब्द हैं वो सभी शब्द क्या है, धातुएं हैं। और इन्हीं धातुओं के साथ में त्र प्रत्यय जुड़कर के शब्द क्या बन गया, नेत्र और पात्र जैसे शब्द बन गए। तो इस प्रकार आज के भाग में आपने देखा कि हमने जो कृदंत प्रत्यय पढ़ा है, कृदंत प्रत्यय के हमने 3 भागों को पढ़ लिया है। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक संज्ञा बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, और करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। इन्हीं के साथ में हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम भाववाचक और क्रियावाचक कृदंत प्रत्ययों के बारे में और पढ़ें। तब तक के लिए आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है ज़रूर आप इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नए अपडेट्स जो हैं वो समय रहते मिल सकें और आप नियमित रूप से हमसे जुड़े रहें। और मित्रों, वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। इतना कुछ पढ़ाने समझाने के बाद भी यदि कोई आपकी और समस्या रह गई हो जो प्रत्यय इस अध्याय से जुड़ी हुई हो या हिंदी के किसी भी अध्याय या खंड से जुड़ी हुई हो, तो मित्रों कमेंट सेक्शन के द्वारा आप अपनी समस्याओं को हम तक पहुँचा सकते हैं। संपूर्ण चाणक्य टीम आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो समस्या आ रही है, हर विषयगत समस्या को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। इसी के साथ मैं दीपक सिकवाल अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।